हेलो फ्रेंड्स, आज हम सोल्व करने वाले हैं RUMSC एंट्रेंस एग्जाम 2015 का केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर का पेपर। तो जैसा कि हमने लास्ट पेपर में देखा है, स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस रीजनिंग के आते हैं जो प्रेजेंट में नहीं आते हैं। तो अपन क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 11 है, बेंजीन के सल्फोनीकरण, एसिटिलीकरण तथा फॉर्मिलीकरण में सक्रिय इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह होगा। यानी बेंजीन के सल्फोनीकरण में कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही उपयोग किया जाता है, एसिटिलीकरण में कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही उपयोग किया जाता है और फॉर्मिलीकरण में कौन सा उपयोग किया जाता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से हमें देखना होगा सही आंसर कौन सा है। तो बेंजीन के सल्फोनीकरण में SO3+ इलेक्ट्रॉन स्नेही उपयोग में लिया जाता है। एसिटिलीकरण में CH3 C डबल बॉन्ड O+ और फॉर्मिलीकरण में HCHO। तो सही ऑप्शन कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर ए। बेंजीन के सल्फोनीकरण की रिएक्शन में SO3+ इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह है ना, एक आक्रमणकारी स्पीसीज होती है। इसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन करवाने पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और SO3+ आयन बाहर निकल जाते हैं। और एसिटिलीकरण की क्रिया में जब हम बेंजीन और एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें एसीटोफिनोन प्राप्त होता है। और बेंजीन की फॉर्मेलीकरण की रिएक्शन में बेंजीन की अभिक्रिया AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाने पर हमें प्रोडक्ट क्या प्राप्त होगा? बेंजल्डिहाइड। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? गाटरमान अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 12 है। वुडवर्ड फिशर नियम के अनुसार दिए गए यौगिक के लिए लैम्डा अक्स के मान की गणना कीजिए। ये हमें एक साइक्लिक यौगिक दिया हुआ है, इसके लैम्डा अक्स मान को देखना है, इसमें कितना आ रहा है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 234। 234 क्यों होगा? क्योंकि जो ये एसाइक्लिक ट्रायंस होते हैं ना, उनकी लैम्डा अक्स यानी तरंग दैर्ध्य का मान 234 nm होता है। लैम्डा अक्स की गणना किस सूत्र के द्वारा की जाती है? लैम्डा अक्स की गणना आधार मान प्लस प्रतिस्थापक योगदान प्लस अन्य योगदान, इस सूत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है। अब इसमें देखो आधार मान आया, आधार मान मीन्स आधार मूल्य। आधार मूल्य क्या होता है? जिस पर अवशोषण होता है, यानी जिस पर ट्रायंस या डायंस का एक निश्चित मूल्य होता है, उसे आधार मूल्य कहते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एलिन C3H4 के मध्य कार्बन का संकरण कितना है? C3H4 के मध्य में कार्बन का संकरण देखना है। इसमें हो जाएगा sp2। ऑप्शन नंबर बी। एलिन का सूत्र क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 यानी C3H4। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। एक अभिक्रिया दी हुई है हमें, उसका उत्पाद देखना है क्या बनेगा इनमें से। तो इनमें से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। हमें ये दिया हुआ है CH3HCl CH3CH2, इसकी रिएक्शन जलीय KOH की उपस्थिति में करवाई गई है। तो हमें प्रोडक्ट क्या प्राप्त होगा? तो इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा? आई विन्यास, रेशमिक मिश्रण, डी विन्यास या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसकी अभिक्रिया जब SN2 और जलीय KOH की उपस्थिति में कराएंगे तो हमें इसका डी विन्यास प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। CH3CH2Cl की रिएक्शन पहले तो लिथियम की उपस्थिति में, फिर कॉपर आयोडाइड की उपस्थिति में करवाई गई। तो क्या प्रोडक्ट बना? फिर उस जो प्रोडक्ट बनता है उसकी अभिक्रिया CH3Cl यानी मेथिल क्लोराइड की उपस्थिति में करवाने पर प्रोपेन बनता है। तो यह अभिक्रिया कौन सी है? तो हम CH2 यानी एथिल क्लोराइड CH3CH2Cl की रिएक्शन जब लिथियम और कॉपर आयोडाइड के साथ करवाएंगे तो हमें CH3CH2 का होल ट्वाइस CuLi प्राप्त होगा। फिर दोबारा वापस इसकी अभिक्रिया एथिल क्लोराइड की उपस्थिति में करवाएंगे तो हमें एन ब्यूटेन प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन कौन सी है? कोरेहाउस अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? कोरेहाउस संश्लेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोरेहाउस संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए।
तो देखो अभिक्रिया क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस CH2N2। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इसका प्रोडक्ट ये CH2 और N2 2 और 3 स्थिति पर आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, CH3CN प्लस 4H इसकी रिएक्शन करवाई गई सोडियम और एथेनॉल की उपस्थिति में करवाई गई, तो हमें प्रोडक्ट CH3CH2NH2 प्राप्त हुआ, यानी एथिलेमिन प्राप्त हो रहा है। तो ये कौन सा अपचयन है, ये हो जाएगा मेंडियस अपचयन। यानी मेथिल साइनाइड की रिएक्शन सोडियम और एल्कोहल की उपस्थिति में कराने पर हमें एथिलेमिन प्राप्त हो रहा है, तो ये मेंडियस अपचयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 2R3S C2H5 CH3 CHD CH2D की सही संरचना क्या है, यानी इसकी हमें सही स्ट्रक्चर पहचाननी है। सही स्ट्रक्चर कौन सी है, देखो इसमें CH3H और H और D एक दूसरे के विपरीत है, इसमें H और H दोनों समान समूह एक तरफ हुए, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें 2R और 3S दोनों विन्यास प्राप्त हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्न में से कौन से अणु की वलय में पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व सर्वाधिक है, यानी इन चारों ऑप्शनों में से हमें देखना है कि किसमें पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व किसमें होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रिएक्शन दी हुई है हमें CH3 CH2OH, इसकी रिएक्शन KMnO4 और H प्लस आयन की उपस्थिति में करवाई गई है, तो हमें क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा, फिर जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा उसकी रिएक्शन SOCl2 NH3 की उपस्थिति में करवाई गई है, फिर इससे जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा उसकी KOH और Br2 की उपस्थिति में करवाई गई। तो इसमें हमें देखना है सी नंबर पे हमें कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है। तो सी नंबर पे हमें कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, पहले CH3 CH2OH की KMnO4 के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे हम, तो हमें क्या प्राप्त होगा, बेंजोइक अम्ल। ए पे हमें क्या प्राप्त होगा, बेंजोइक अम्ल। जब बेंजोइक अम्ल की रिएक्शन SOCl2 और NH3 की प्रेजेंट में करवाएंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, एनिलीन यानी मेथिलामीन। फिर मेथिलामीन की अभिक्रिया KOH और Br2 की उपस्थिति में करवाएंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, सॉरी SOCl2 के साथ करवाएंगे तो हमें बेंजोइल क्लोराइड प्राप्त होगा। बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन Br2 और KOH के साथ करवाएंगे तो हमें एनिलीन प्राप्त होगा। एनिलीन मतलब मेथिलेमीन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेथिलेमीन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, दिए गए फिनोलों को अम्लीयता के घटते हुए क्रम में दिखाना है हमें। तो फिनोलों की अम्लीयता घटता हुआ क्रम क्या होता है, सबसे ज़्यादा अम्लीय क्या होता है, फिनोल। तो हमें इसका घटता हुआ क्रम देखना है, तो घटता हुआ क्रम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिनोल सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा पहले, फिर सेकेंड ऑप्शन, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ये इसका घटता हुआ क्रम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, ये अभिक्रिया दी हुई है हमें एल्यूमिनियम टाइटेरी ब्यूटोक्साइड की उपस्थिति में करवाई गई है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, यानी कौन सा ऑक्सीकरण है, ये ओपनॉन ऑक्सीकरण, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, एक यौगिक C5H8 अमोनिया का सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से क्रिया करके सफ़ेद अवक्षेप देता है तथा KMnO4 विलयन की अधिक मात्रा में क्रिया करके CH3 का होल ट्वाइस CH3COOH बनाता है, तो ये यौगिक कौन सा है, यानी एक यौगिक दिया हुआ है हमें C5H8, ये अमोनिया का सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से क्रिया करके एक सफ़ेद अवक्षेप देता है तथा KMnO4 विलयन की अधिक मात्रा में क्रिया करके CH3 का होल ट्वाइस CH3OH देता है, यानी बनाता है। ये यौगिक कौन सा है, यानी कौन सा यौगिक है जो अभिक्रिया करके CH3 का होल ट्वाइस CH3OH बनाता है, तो हमें यौगिक को पहचानना है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, CH3 का होल ट्वाइस CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी जब
C5H8 की अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट की उपस्थिति में क्रिया करवाएंगे तो हमें श्वेत अवक्षेप यानी CH3 का होल ट्वाइस CHC ट्रिपल बॉन्ड CH प्राप्त होगा। फिर इसकी रिएक्शन KMnO4 और KOH की प्रेजेंट में करवाएंगे तो हमें ये वाला उत्पाद प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। निम्न अभिक्रिया के क्रम में उत्पाद होगा तो हमें अभिक्रिया क्या दी हुई है C6H5 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इसका उत्पाद देखना है हमें प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, केवल CHBr3 बनेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। पी क्लोरोटोलुइन की क्रिया पोटेशियम एमाइड तथा दरो अमोनिया यानी लिक्विड अमोनिया से करवाने पर मेन प्रोडक्ट क्या बनता है। इसमें मेन प्रोडक्ट पूछ रहा है, यानी इसमें जब पी क्लोरोटोलुइन की क्रिया पोटेशियम एमाइड तथा दरो अमोनिया यानी लिक्विड अमोनिया के साथ क्रिया करवाएंगे तो दो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, तो स्थायी और एक अस्थायी। तो हमें जो स्थायी उत्पाद बनेगा ना वो देखना है कौन सा स्थायी उत्पाद बनेगा। तो इसमें स्थायी उत्पाद क्या बनेगा, एमटोलुइन, ऑप्शन नंबर बी। और अस्थायी उत्पाद कौन सा बनता है, पीटोलुइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। अधोलिखित यौगिक में NMR सिग्नल प्राप्त होंगे, यानी जो ये यौगिक दिया हुआ है हमें CH3S C डबल बॉन्ड C BRH, इसमें कितने NMR स्पेक्ट्रम प्राप्त होंगे, तो कितने, ऑप्शन नंबर बी, 3 प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्रीन की सही संरचना है। सेक्रीन की सही संरचना कौन सी है, चारों ऑप्शनों में से हमें देखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेक्रीन क्या होता है, सेक्रीन का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्रीन का फॉर्मूला C7H5NO3S होता है। क्या होता है, C3H5NO3S। सेक्रीन का अन्य नाम बेंजोइक सल्फेमाइड है। ये एक कठोर ठोस क्रिस्टल होता है। सेक्रीन एक ठोस कठोर क्रिस्टल होता है, सफ़ेद रंग का होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। ये एक रिएक्शन दी हुई है हमें, तो इसको पूर्ण करना है। इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको प्लास्टिसाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी चारों ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में से हमें देखना है प्लास्टिसाइजर के रूप में किसे उपयोग किया जाता है, किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है। फिनोल, क्रिसोल, ट्राइक्रिसोल फॉस्फेट, ट्राइफिनाइल एमीन। तो प्लास्टिसाइजर के रूप में प्रयुक्त होने वाला यौगिक कौन सा है, ट्राइक्रिसोल फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। ट्राइक्रिसोल फॉस्फेट का फॉर्मूला C21H21O4P। ये एक अग्निरोधी भी होता है, यानी ट्राइक्रिसोल है ना, ये अग्निरोधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31। निम्नलिखित क्रिया का नाम बताइए, यानी ये रिएक्शन दी हुई है हमें, इसे पहचानना है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो देखो, जब एनिलीन की रिएक्शन ग्लिसरॉल के साथ करवाई जाती है C6H5NO2 FeSO4 H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमें क्विनोलिन प्राप्त होता है। तो ये अभिक्रिया कौन सी है, स्कोप संश्लेषण, ऑप्शन नंबर डी। यानी इसमें हमें लास्ट में उत्पाद क्विनोलिन प्राप्त हो रहा है एनिलीन और ग्लिसरॉल की रिएक्शन करवाने पर, स्कोप संश्लेषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। किस प्रक्रम में अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित होती है, यानी चारों ऑप्शनों में से हमें देखना है कि कौन सा प्रक्रम है जिसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्सर्जित होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, NN N2, इसमें सर्वाधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। सर्वाधिक सहसंयोजन लक्षण कौन सा यौगिक प्रदर्शित कर रहा है या कौन सा यौगिक दिखा रहा है, यानी सबसे ज़्यादा सहसंयोजक लक्षण कौन से यौगिक में है। सर्वाधिक सहसंयोजक लक्षण Na3N में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34।
मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल जी नॉट तथा साम्य स्थिरांक केपी में संबंध देखना है हमें, यानी इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही संबंध दिखा रहा है। तो 34 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केपी बराबर ई माइनस डेल जी नॉट अपॉन आर टी, यानी डेल जी नॉट तथा साम्य स्थिरांक केपी के मध्य सही संबंध क्या है, केपी बराबर ई माइनस डेल जी नॉट अपॉन आर टी। साम्य अवस्था पर मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है, डेल जी का मान क्या होता है, 0 साम्य अवस्था पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, कौन से निकास के तापमान में कमी आती है, यानी इन चार ऑप्शनों में से हमें देखना है कि जो उष्मागति के अंतर्गत कौन सा निकास है जिसके तापमान में कमी आती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर डी रुद्धोष्म प्रसारण, रुद्धोष्म प्रसारण के तापमान में कमी आती है। तापमान में कमी कब आती है, एक किसी उष्मागतिक निकाय में किए गए ऐसे प्रक्रम जिसमें परिवर्तन के समय निकाय एवं वातावरण के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, यानी एक बंद पात्र लेते हैं हम जिसमें ना तो ऊष्मा दी जाती है ना ऊष्मा ली जाती है, उसे रुद्धोष्म प्रभाव कहते हैं, जिससे इसके तापमान में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, निम्न में से कौन सा द्रव युग्म राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है, यानी चारों ऑप्शनों में से हमें देखना है कि राउल्ट के नियम से कौन सा यौगिक धनात्मक विचलन दर्शाता है। तो राउल्ट के यौगिक से धनात्मक विचलन दर्शाने वाला बेंजीन मेथेनॉल, ऑप्शन नंबर बी, बी इज द सही ऑप्शन है, बी इज द करेक्ट आंसर। तो बेंजीन मेथेनॉल राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन क्यों दर्शाता है, इसका रीजन क्या है, बेंजीन मेथेनॉल क्योंकि इसमें इन दोनों के बीच आकर्षण बल ना घट जाता है, बहुत कम होता है, इसलिए प्रेक्षित वाष्प दाब अपेक्षा से अधिक हो जाता है, इसलिए यह राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, H2S को सल्फर के कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने के लिए संभावित प्रक्रिया कौन सी है, यानी ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम H2S को सल्फर के कोलाइडी विलयन में परिवर्तित कर सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के द्वारा हम H2S को सल्फर के कोलाइडी विलयन में परिवर्तित कर सकते हैं। H2S जल में प्रवाहित करके तथा सोडियम थायोसल्फेट को तनु HCl से उपचारित करके बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है H2S को, एक ऑक्सीकारक विलयन तथा जल में प्रवाहित करके या सोडियम थायोसल्फेट को तनु HCl से उपचारित करके H2S का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता m/20 के बराबर ली गई है तथा 500 सेकंड के पश्चात अभिकारक की सांद्रता m/200 हो गई है, तब वेग नियतांक का मान क्या होगा, यानी पहले कितनी थी, m/20 के बराबर ली गई थी, 500 सेकंड के पश्चात इसकी सांद्रता m/200 हो गई है, तो इसके वेग नियतांक का मान ज्ञात करना है। प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या होता है, k बराबर 2.303/t log a0/a0 माइनस अक्स। तो पहले दी हुई सांद्रता m/20 और बाद में दी हुई सांद्रता m/200, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4.606 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड या सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, 1 × 10⁸ MHCl विलियन की pH क्या होगी, यानी 1 × 10⁸ HCl विलियन की pH देखनी है, इसकी pH क्या होगी। ऑप्शन नंबर, सही ऑप्शन देखना है इसमें, सही ऑप्शन क्या है, 6.9, ऑप्शन नंबर सी। विलियन की pH है ना, एक अम्लीयता या क्षारीयता की डिग्री एक विलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का माप होती है, जिसे pH के रूप में जाना जाता है। HCl एक परबलम्ल है और ये पूर्णतः आयनित हो जाता है, कारण इसके pH 6.9 इन 6.8 या 6.9 के समथिंग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, निम्न में से कौन अनुचुंबकीय है, इनमें से हमें पहचानना है कौन सा अनुचुंबकीय यौगिक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ClO2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, एनटीपी पर उस पात्र में कितनी H2 गैस आ सकती है जिसमें एनटीपी पर ऑक्सीजन के 4.8 ग्राम आ सकती है, यानी
ऑक्सीजन के 4.8 ग्राम आ सकती है, उसी एनटीपी पर H2 गैस कितनी आ सकती है? तो हमें देखना है इसमें सही ऑप्शन क्या है। सही ऑप्शन हो जाएगा 4.8 ग्राम। यानी हमें जब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का निकालेंगे पहले O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है 16। तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु दिए हुए हैं हमें, तो 2 × 16 बराबर 32। और ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है 2, सॉरी 1। H2 के कितने अणु दिए गए 2, 2 × 1 बराबर 2। फिर O2 के मोल 4.8 दिए हुए हैं, 4.8 में इसका जो आणविक द्रव्यमान है 32, उसका भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.15। तो इसके लिए अब आगे हम H2 का द्रव्यमान निकालेंगे, तो 0.15 जो हमें प्राप्त हुआ है, और 2 जो हमें H2 का आणविक द्रव्यमान प्राप्त हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 4.8 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। संघनित प्रावस्था नियम समीकरण है, यानी संघनित प्रावस्था नियम समीकरण कौन सा है? तो इसमें हमें 4 ऑप्शनों में से देखना है सही ऑप्शन कौन सा है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा F बराबर C माइनस P प्लस 2। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। यानी संघनित प्रावस्था नियम क्या होता है F बराबर C माइनस P प्लस 2। संघनित प्रावस्था को P प्लस F के रूप में भी व्यक्त करते हैं। यह नियम किसी भी गैस के लिए तरल होता है, यानी किसी भी गैस के लिए द्रव अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CrO5 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? CrO5 में, तो हमें ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर 10। क्रोमियम की निकालनी है, तो क्रोमियम को हम अक्स मान लेंगे। ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है और 5 दिए हुए हैं, तो ऑक्सीजन के 5 अणु को 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 × 2 बराबर 10। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। विद्युत अपघट्य चालकता कौन सी गति के कारण होती है, यानी किसकी गति के कारण होती है विद्युत अपघट्य में चालकता? तो विद्युत अपघट्य में चालकता आयंस के कारण होती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन सही है। विद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह धनायन और ऋणायन के द्वारा होता है, इसलिए विद्युत अपघट्य चालकता में गति आयनों के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। जूल थॉमसन गुणांक किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी जूल थॉमसन गुणांक का सही समीकरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, ये जो जूल थॉमसन गुणांक का सही समीकरण है HJT बराबर ΔT अपॉन ΔPH। जूल थॉमसन प्रभाव होता क्या है वैसे? किसी तरल पदार्थ के आयतन गुणों के संदर्भ में जूल थॉमसन गुणांक का प्रयोग किया जाता है। किसी द्रव या गैस को किसी छिद्र में से गुजारा जाता है, तो इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होने दिया जाता है, यानी किसी गैस को छोटे से छिद्र में से गुजारेंगे तो उसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं किया जाता है, जिसके कारण तापमान बदल जाता है और ऊष्मागतिकी में जूल थॉमसन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। ये ठीक रुद्धोष्म में प्रभाव की तरह ही है, क्योंकि उसमें भी ना तो ऊष्मा दी जाती है ना ऊष्मा ली जाती है बाहरी वातावरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 46। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, यानी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत देखना है हमें। तो 4 ऑप्शनों में से हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ΔPx डॉट ΔX H अपॉन 2π। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत होता क्या है? किसी कण की स्थिति व समय का एक साथ निर्धारण नहीं किया जा सकता है, यानी एक ही समय पर कण एवं स्थिति दोनों का निर्धारण नहीं किया जा सकता, यानी दोनों के मान ज्ञात नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। यदि प्रक्रम स्वतः परिवर्तित हो तो कौन ΔG का मान क्या प्राप्त होगा हमें, यानी प्रक्रम अपने आप हो रहा है, स्वतः हो रहा है, तो ΔG का मान क्या प्राप्त होगा हमें? ऑप्शन नंबर सी। स्वतः प्रक्रम का एग्जाम्पल, जैसे यदि प्रक्रम स्वतः हो तो एग्जाम्पल ले लो, जैसे गर्म पानी का धीरे धीरे अपने आप ठंडा होना, ये एक स्वतः परिवर्तित प्रक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। एक अर्घ, एक जूल, एक कैलोरी के समान ऊर्जा का क्रम है, यानी इन्हें समान ऊर्जा के क्रम में रखना है हमें। सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसकी होती है, फिर उससे कम, और सबसे कम किसकी होती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक कैलोरी की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, फिर एक जूल, फिर एक अर्घ।
1 जूल ऊर्जा 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होती है। कितने के बराबर होती है? 1 जूल 7 अर्ग के बराबर, 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होता है। और 1 कैलोरी का मान कितने जूल के बराबर होता है? 4.18 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, बीटा कण उत्सर्जन के कारण n/p होता है, यानी बीटा उत्सर्जन के कारण n/p यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात कितना होता है? कम होता है, अपरिवर्तित होता है, बढ़ता है, या नॉन ऑफ दिस उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ए, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, XeO F4 की संरचना क्या है? यह हमने लास्ट पेपर में भी देखा था, XeO F4 की संरचना। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वर्ग पिरामिड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, सिलिकेट खनिज की मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या होती है? ऑप्शन नंबर डी, Si4 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, कृत्रिम बरसात हेतु बादलों पर किस पदार्थ की बौछार करवाई जाती है? यानी कृत्रिम वर्षा करवाने हेतु किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, AgI, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी क्लाउड सीडिंग एक कृत्रिम तरीका है, यानी सिल्वर आयोडाइड से बारिश करने का। इससे बादलों में नमी उत्पन्न कराई जा सकती है। AgI को ना एक एंटीसेप्टिक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और कृत्रिम वर्षा करवाने के में भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, FCC यानी फलक केंद्रीय कोशिका की संरचना हेतु गोलकों की व्यवस्था में प्रतिगोलक कितनी अष्टफल की रिक्तियां होती है? तो हमें इसमें FCC में अष्टफल की रिक्तियों की संख्या देखनी है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 होती है। तो हम अष्टफल की रिक्तियों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अष्टफल की रिक्तियों की संख्या बराबर निविल यानी पैकिंग में गोलों की संख्या बराबर अष्टफल की रिक्तियों की संख्या आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, निम्न में से कौन सा क्रिस्टल फ्रेंकल त्रुटि नहीं दर्शाता है? यानी इन चारों ऑप्शनों में से हमें सही ऑप्शन देखना है। बाकी के 3 शॉर्ट की त्रुटि दर्शाते हैं और एक फ्रेंकल त्रुटि, एक शॉर्ट की दर्शाता है, बाकी के फ्रेंकल। तो इसमें देखना है कौन सा क्रिस्टल फ्रेंकल त्रुटि नहीं दर्शाता है। KBr, ऑप्शन नंबर सी, KBr क्या दर्शाता है? शॉर्ट की त्रुटि दर्शाता है। और एक यौगिक AgBr सिल्वर ब्रोमाइड ये फ्रेंकल व शॉर्ट की दोनों दोष दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, I3- आयन में कौन सा संकरण है? I3- आयन में हमें संकरण देखना है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, sp3d। sp3d कैसे हुआ संकरण, कैसे निकालते हैं? I3- के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 में से 3 के साथ तो बंध बना लेगा, बाकी 2 बॉन्ड पेयर, तो 3 लोन पेयर प्लस 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, 3 2 5, 5 के लिए कौन सा होता है? sp3d। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, mg इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है प्लस ऊर्जा प्रोडक्ट m प्लस। तो ये उपयुक्त अभिक्रिया परिभाषित करती है, यानी ये जो प्रक्रम हो रहा है वह कौन सा प्रक्रम हो रहा है? तो इसमें कौन सा प्रक्रम हो रहा है? कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन नंबर बी, प्रथम आयनन ऊर्जा। यानी आयनन ऊर्जा क्या होती है? किसी परमाणु के बाह्यतम संयोजी कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय नहीं है? यानी इन चारों ऑप्शनों में से हमें देखना है कि कौन से अणु के बाह्यतम कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, Lu3+ आयन चुंबकीय है, इसके बाह्यतम कोश में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, ये हमें दिए गए हैं निम्न Bn Na2O TeCl4 IBr Zn H2 इनमें से कौन सा युग्म अधिकतम तथा न्यूनतम आयनिक है? यानी सबसे अधिक आयनिक कौन सा हो जाएगा और सबसे कम आयनिक? सबसे अधिक आयनिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे अधिक आयनिक Bn और सबसे कम आयनिक Na2O। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, BeCl2 यानी बेरियम क्लोराइड तथा LiS लिथियम हाइड्राइड
अथवा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन कराने पर क्या प्राप्त होगा, यानी बेरियम क्लोराइड की लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अपचयन करवाएंगे तो हमें कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो बेरियम क्लोराइड के हम दो अणु लेंगे, इसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवाने पर हमें बेरियम हाइड्राइड और लिथियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड प्राप्त होगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बेरियम हाइड्राइड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, जब बोरेक्स को NH4Cl के साथ गर्म किया जाता है वह बनाता है, बोरेक्स को NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनाता है, ये क्या बनाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा, बोराजोल बनाता है। बोरेक्स का सूत्र क्या होता है, Na2B4O7.10H2O। इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमें बोराजोल यानी B3N3H6 प्राप्त होगा। बोराजोल का फॉर्मूला क्या होता है, B3N3H6। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, NH4 का होल ट्वाइस CeNO3 का होल 6 में Ce की उपसह संयोजन संख्या देखनी है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है हमें, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, एथिलीन डायमीन ट्राइएसिटेट एक है, यानी एक दंतुक लिगेंड है, द्विदंतुक, पंचदंतुक, तो एथिलीन डायमीन ट्राइएसिटेट कौन सा लिगेंड है, पंचदंतुक लिगेंड, यानी पंचदंतुक लिगेंड या बहुदंतुक लिगेंड, दोनों में से हम कौन सा यूज कर सकते हैं, एथिलीन डायमीन ट्राइएसिटेट यानी EDTA, इस पर चार्ज कितना होता है, चार तो ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन के मिलने से बनता है EDTA, इस पर -4 चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, अमोनियम क्लोराइड में आयनिक सहसंयोजक तथा उपसहसंयोजक बंधों की संख्या है कितनी है, तो हमें देखनी है आयनिक क्लोराइड NH4Cl, NH4Cl में आयनिक बंध कितने हो जाएंगे, आयनिक बंध कितना है, एक, सहसंयोजक कितने हैं, 3, और उपसहसंयोजक 1, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आयनिक बंध एक बन रहा है, सहसंयोजक बंध किससे कहते हैं, जब दो परमाणु साझे के द्वारा यानी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बनने वाले बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं, और उपसहसंयोजक इलेक्ट्रॉन युग्मों के द्वारा बनने वाले यानी इलेक्ट्रॉन युग्मों के द्वारा बनने वाले बंध को उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, कौन सी अक्रिय गैस अधिकतम संख्या में यौगिक बनाती है, यानी चारों ऑप्शनों में से हमें देखना है सही ऑप्शन कौन सा है, कौन सी अक्रिय गैस यानी उत्कृष्ट गैस सबसे ज्यादा यौगिक बनाती है, तो इसमें सबसे ज्यादा यौगिक बनाने वाली उत्कृष्ट गैस कौन सी है, जिनोन XE, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, ओस्टवाल्ड प्रक्रम से HNO3 बनाने में कौन से उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, कौन सा उत्प्रेरक काम में लिया जाता है, तो ओस्टवाल्ड प्रक्रिया में नाइट्रिक एसिड के उत्पादन, ये नाइट्रिक एसिड के उत्पादन की औद्योगिक विधि है, तो इसमें प्लेटिनम जाली का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, डीबाई हक्कल और सेगर समीकरण कौन सा सही है, इन चारों ऑप्शनों में से देखना है कि इन चारों ऑप्शनों में से सही समीकरण कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ये समीकरण हमारा सही है। डेल बराबर डेल 0 माइनस A प्लस B डेल 0 √C। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, चारों ऑप्शनों में से हमें देखना है श्रोडिंगर तरंग समीकरण का सही समीकरण कौन सा है, ये हमने लास्ट पेपर में भी पढ़ चुके हैं, ये श्रोडिंगर तरंग समीकरण, तो इसमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर m बटा h स्क्वायर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस वी साई बराबर 0, ये हमारा सही समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, निम्न में से कौन सा अणु अवरक्त कंपन यानी अवरक्त सक्रिय है,
इनमें से हमें देखना है कौन सा अणु अवरक्त सक्रिय है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, CO2 अणु एक अवरक्त सक्रिय अणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विध्रुव आघूर्ण का घटता हुआ क्रम क्या होगा? द्विध्रुव आघूर्ण का घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम देखना है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए, यानी सबसे ज़्यादा H2O का होता है। H2O का कितना होता है द्विध्रुव आघूर्ण? 1.85 डी। फिर NH3 का 1.47 डी। फिर NF3 का 0.2 डी। फिर सबसे कम किसका होता है? BF3 का 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? यानी इनमें से देखना है कि कौन सा कथन सही है। इसमें एनोमर के बारे में दिया गया है, तो एनोमर किसे कहते हैं? यानी जिन दो एल्डोज, यानी जो एल्डो समूह होते हैं उनके कार्बन C1 कार्बन परमाणु का विन्यास विपरीत हो, यानी अलग अलग हो, दोनों तरफ विपरीत विन्यास हो, तो उसे एनोमर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में।